अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाएंगे जो रिश्तों के तकद्दुस और एहतराम पर सवाल उठा देता है। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें सोचकर भी दिल में इज्जत और एहतराम पैदा होता है। बेनोई का रिश्ता उन्हीं में से एक है, और अगर वो बेनोई तायाजाद भाई भी हो तो इसकी कदर और अहमियत मजीद बढ़ जाती है। लेकिन अश्तर कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हदूद में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि बीवी का भाई अपने ही बेनोई और तायाजाद भाई को आनी राड के वार करके कत्ल कर देता है। इस मुकदमे का मुद्दई मकतूल का भाई है, जबकि मुलजिम भी तायाजाद भाई है। नाज़रीन, ये वाकया ना सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। आइए देखते हैं इस अफसोसनाक वाकये की तफसील। थाना नश्तर कॉलोनी की हदूद में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि कैसे ये वाकया पेश आया, ये तफसील क्या है, और ढाई करीबी रिश्तेदार हैं जो इस सारे मामले को जानते हैं और चश्मदीद गवाह भी ये FIR के मुताबिक हैं। तो इनसे पूछते हैं कि वाकया हुआ क्या है। अपने सालों के पास वो काम करता था, टोके पे, पट्टे कुतरने वाले टोकों पे। ठीक है। तो उधर काम करता था, रात की ड्यूटी करता था उधर। तो उधर रात को सोया हुआ था, उन्होंने कत्ल कर दिया। किस तरह से कत्ल किया? गोली मारी? नहीं, गोली नहीं मारी सर। उन लोगों ने ना वो तशद्दुद किया, राड था कोई लोहे अच्छा, का, ठीक है। उसके साथ उसके सर पे बहुत ज़्यादा हिट किए हैं। ठीक है। और उसकी डेथ हो गई है। सुबह हम जब गए हैं तो देखा है तो उधर उसकी डेथ हुई पड़ी थी। ठीक है। पता चला पट्टे लोग लेने आए हैं तो उन लोगों ने बताया भी सर में खून निकल रहा है। जब ऐसे गए हैं हॉस्पिटल लेके गए चलें, उधर उन लोगों ने बोला ये तो 3:30 बजे के करीब ये उसकी डेथ हुई है। वो जिसने कत्ल किया है वो अंदर था, पहले उसने कपड़े चेंज किए हैं, उसका टोका थोड़ा दूर था। ठीक है। वो उधर से कपड़े चेंज करके आया, उधर लगा। वो मरने वाले का बेनोई था जो जिसकी डेथ हुई है उसका वो साला था। ठीक है। सालों ने बनवैया मारा है। ठीक हो गया। ठीक तो हो जो साले ने ये काम किया है उसने वो अपने उसका टोका थोड़ा लग गया, दूसरे साले थे। ठीक 2 है। सालों ने 2 टोके लगाए हुए हैं। ठीक है। उसने अपना ये कत्ल करके तो अपने कपड़े चेंज करके आया है। ठीक उधर है। बाइक भी उसकी खड़ी हुई है। ठीक है। कपड़े चेंज करके जो राड था वो पुलिस ने बरामद कर लिया, छत के ऊपर उसने फेंका हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद सर जो कमरे के अंदर सोया हुआ था, ठीक है। छोटे साले ने उसने ताला मारा है, पुलिस आ गई है और उसको हैंड ओवर कर दिया पुलिस की। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो कत्ल की वजह है वो क्या है? कत्ल की वजह ये है, जो साले हैं वो तो ये बात कर रहे हैं भी उधर सिलेंडर लेके गया है तो वो सिलेंडर से कोई मामला तो हुए हैं, गैस वाला। ठीक है। तो उसकी वजह से वो ना कत्ल हो गया है। ठीक है। वैसे कोई आपकी तो घर करीबी में, रिश्तेदारी हाँ है? जी, मेरा वो साला था जिसका कत्ल हुआ है। हाँ। घर में इनके ये मामला चल रहे थे। वो रोज़ अपनी वाइफ के साथ लड़ाई कर रहा था, बाजें आती थी, मसाए भी हम थे, साथ ही घर है हमारा। ठीक है। तो वो कह रहे थे भी मेरी जगह के पेपर दो, स्टाम्प वाली जगह है ये। ठीक है। मेरी जगह के पेपर दो। वो मेरे साले पेपर क्यों नहीं देते हमारे, मैं अपनी जगह बेचूं, अपनी बहनों को हिस्सा दूं, अपने भाई को दूं, जो भी मामला था मैं कवर करूं। ठीक है। तो जायदाद के तनाज़े पे लगता है बज़ाहिर? जी जी, ये 3 मरले के करीब जगह है। ठीक है। तकरीबन ये 18-20 लाख की जगह होगी। ठीक है। तो जो मुलजिम पकड़ा गया पुलिस की हिरासत में है, तो पुलिस ने बताया क्या बयान दिया उसने, क्या कहता है वो? पुलिस ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, ना हम गए हैं पुलिस के पास दोबारा, क्योंकि हमें डेड बॉडी रात को बहुत लेट मिली है। उसके बाद फिर हम अभी इधर ही मसरूफ़ हैं। ठीक अभी है।
बुलाएंगे पुलिस वाले तो जाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है, और इतनी करीबी रिश्तेदारी, और क्या खून सफ़ेद हो गए? सर सब यही सोच रहे हैं भी अगर सिलेंडर की वजह थी तो सिलेंडर की वजह से तो इतनी छोटी सी बात है तो नहीं ना मामला तो होते, ज़ाहिर बात है कत्ल होते हैं या जायदाद पे या कोई आना पे तो मामला होते हैं। अब हम पास तो हम भी नहीं थे भी क्यों ऐसे हुआ, एक आइडिया ही लगा सकते हैं ऐसे होगा ऐसे हो गया, ये अल्लाह और अल्लाह की ज़ात जानती है। बहुत जुल्म किया है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं, तो बहुत मामलात ख़राब हैं, उनके घर के भी मामलात डिस्टर्ब हैं। ठीक है। अब बहुत ही करीबी रिश्तेदारी है जी और ज़ाहिर है जो मरने वाला है वो भी रिश्तेदार था और मारने वाला भी रिश्तेदार है। जी जी तो कोई रिश्तेदारी में फिर आगे चल के होता है कि सुलह हो जाया करती है, मामला ख़त्म हो जाया करते हैं, लेकिन जिनका बाप चला गया, जिसका शोहर चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका बेटा चला गया, क्या लगता है आपको? वो सारे इन लोगों ने कोशिश की थी हॉस्पिटल में भी हम ही मदई बन जाए उसके साले ही, हाँ। मतलब कि उसकी वाइफ मदई बन जाए। तो बाद में जब जो मदई होता है उसके बाद सर पे होती है, तो वो पुलिस वालों ने कहा भी इसके भाई ने ही तो कत्ल किया है। एसपी साहब मौके पे आए हैं, एसपी साहब ने बोला ये नहीं होगा, मदई बनेगा उसका भाई उसका चाचू। उसने बोला भाई है जी भाई है, फिर वो भाई मदई बना है जी। तो आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह देखते हैं बेहतर करेगा, अल्लाह ने कातल ज़ार कर दी है, अब अगला निज़ाम भी अल्लाह बेहतर करे। मकतूल के दोस्त भी हैं और ये भी एक रिश्तेदार ही है। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ, किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई और इनके साथ कैसा ताल्लुक़ था मकतूल का। अच्छा भाई, आप अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आपकी इस ख़ानदान के साथ दोस्ती है, रिश्तेदारी है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और जो मकतूल है आसफ़ बशीर, ये मेरा बचपन का दोस्त भी है, भाई भी है और भाइयों से ज़्यादा मेरा इनके साथ ताल्लुक़ भी है। ठीक है। और मोहम्मद आसफ़ अच्छी शख्सियत का मालिक था, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई अच्छा बुरा नहीं। तो कल बस अचानक एक कॉल आई है कि आसफ़ भाई कत्ल हो गए हैं। तो जब हम पहुँचे हैं इधर आके देखा है तो तब तक तो पोस्टमार्टम भी हो चुका था, तो बाद में दफना दिया गया रात को। बाद में पता चला कि उनके सालों ने कोई शायद जायदाद का तनाज़ा था जिसकी वजह से आपस में जायदाद की खातिर उन्होंने अपनी बहन को बेवा कर लिया। ये तो सर अभी पुलिस की हिरासत में है, थोड़ी तफ्तीश आगे चलेगी, उसके बाद सारी जो है स्टोरी सामने। लेकिन ये तो कंफर्म है कि साले ने हाँ जी ये अपने कंफर्म बहनोई है, का कत्ल किया, ये बिल्कुल कंफर्म अपनी है। बहन का सुहाग उजाड़ा। जी बिल्कुल वजह confirm क्या है, क्यों हुआ, ये तो तफ्तीश में ये थोड़ा आगे चल के इंशाल्लाह सारा कुछ मुलजिम पकड़ा गया है। यहाँ हो जाएगा। मुलजिम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ठीक है। तो ये मुझे बताइएगा कि शादी जो है वो रिश्तेदारों में थी, कोई रेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? सर शादी को तकरीबन 10 साल का अरसा हो चुका है और 4 बच्ची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी अच्छी गुजर रही थी, अपने ताए के घर में शादी हुई है, फैमिली में है। अच्छा। तो पहले यानी पर्सनल लाइफ में उनका कोई ऐसा मैटर नहीं था, लेकिन अचानक से बस ये शायद कुछ घरेलू मसाइल थे उनके अभी लेटेस्ट, अच्छा। तो जिसकी वजह से शायद उन्होंने किया है। ठीक है। तो ये बताइएगा कि अब जो उसकी मकतूल की बेवा है जी वो तो इस ज़्यादा डबल दुख में है कि भाई जो है वो देखिए सर, कातिल है और मकतूल जो मरने वाला है वो शोहर है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी पूरी फैमिली के लिए इस वक्त परेशानी है ना। बहनों का भाई जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और बच्चों का बाप रुखसत हो चुका है,
बीवी का शोहर हो चुका है और मारने वाले भी वो भी अपने हैं। तो इस वक्त तो फिल वक्त कोई समझ नहीं आ रही है किसी को भी, सब अपने गम और गुस्से में हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त गुजरेगा फिर इसके बाद पता ठीक है। चलेगा। फैसल साहब ये बताइएगा कि लड़ाई जो है वो सिर्फ बज़ाहिर अब जी। तक की जो वो जायदाद की वजह से है, कोई पैसे की वजह से है, कोई और इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है? सर फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जो जायदाद वाला है ये तो मैटर अभी अय्या है, इसके अलावा कोई सामने आ जाए वो बाद में पता चलेगा। ठीक है। तो आपकी जो है वो आसिफ के साथ कितनी सर दोस्ती? हमारी बचपन से हम एक साथ खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। उसका कभी ऐसे कोई पुलिस में रिकॉर्ड या कभी उसने किसी को कोई लड़ाई झगड़ा या किसी को? नहीं सर, ये दो भाई हैं काशिफ और आसिफ, दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई लेन देन का तनाज़ा नहीं, कोई किसी तरह का पुलिस में रिकॉर्ड नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का कोई नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। तो अब जो पुलिस है जी ज़ाहिर है अब तफ्तीश कर रही है, तो वो आला कत्ल पुलिस ने बरामद जी कर जी लिया है? बिल्कुल बिल्कुल आला कत्ल बरामद कर लिया है। फिर जो खून से लथपथ ड्रेस थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। तो अभी पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, थोड़ा आगे चल के पता चलेगा। ठीक होगा इंशाल्लाह। नाजरीन, ये ज़रा मुख्तसर सी कहानी थी जो करीबी रिश्तेदारों ने हमें बताई, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं जाए वकुआ पर, जहां मुकदमे का मुद्दई और मुल्ज़म का भाई इस कत्ल के बारे में क्या कुछ इंकशाफात करते हैं वो आपके सामने रखते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। इससे पहले हमने आपको सारी तफसील बताई जिस तरह से कत्ल की वारदात होती है। अब हम आपको वो जाए वकुआ दिखाते हैं जहां पर ये कत्ल की वारदात होती है और रिश्तेदार हैं, मरने वाला भी रिश्तेदार है और मारने वाला भी रिश्तेदार है। और ये तीनों जो हैं भाई हैं बदनसीब, जो एक का भाई मरने वाला है और बाकी दो जो हैं उनके भाई ने कत्ल की वारदात की। सबसे पहले हम उस मुल्ज़म के भाई से बात करते हैं जो यहाँ पे कत्ल करके जाता है और कत्ल की वारदात के बाद वो इसी जगह पे सो जाता है और पुलिस आके फिर उसको गिरफ़्तार करती है। अलियास साहब दसो, जड़ा मुल्ज़म है वो तुहाडा सक्का भाई है ते की होया सी? सक्का भाई की होया वाकया दसो ज़रा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। जड़ा तुहाडा बेनोई भी सी? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ किस तरह कत्ल किया उन्हें? वो ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ अच्छा नहीं नहीं पता की लगा थानू? ਸਾਨੂੰ आसिफ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਆਸਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ठीक है ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ठीक ਤੇ है ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਭਾਈ ਉਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਏ। ठीक है ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। डेथ हो गई। आसिफ किन्ने अरसे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ काम कर रहा है? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਨੋਈ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ, ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਨਾਜ਼ਾ?
बीवी नाल मामला तलका ठीक सन? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ? ਸਾਰਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਾਡ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਨੂੰ। ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ? ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਹੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਂ। ਆਸਿਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਈ ਸੀ ਬਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ? ਔਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕਾਤ ਠੀਕ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਬਕਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ 19-20 ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਵੱਲ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਦਈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਬਸ। ਵਾਲਦੈਨ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਵਾਲਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਭਾਈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹਾਂਜੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 3 ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਦਰ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਨਦੀਮ ਜੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਸਗਾ ਭਾਈ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਮਤ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾ ਕੈਸੇ ਸਨ ਭਾਈ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੌ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਸਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਲਿਆਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਟੋਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਟੋਕੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟੋਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਦਾ ਟੋਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਆਸ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਵਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ 5-6 ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ। नाज़रीन, आपने मकतूल के भाई और मुलजिम के भाइयों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि जो जुल्म उसने अपने भाइयों पर ढाया, उससे बड़ी ज़्यादती उसने अपनी बहन से की। उसका घर उजाड़कर उसके नारवा सलूक को मद्देनज़र रखते हुए कई बरस पहले ही उसे घर से अलग कर दिया था, और ना सिर्फ अलग किया बल्कि उसके साथ मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। मुलजिम के भाइयों ने ये भी इंकशाफ किया कि कत्ल करने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। अब सवाल ये है कि इस ख़ानदान के दीगर रिश्तेदार इस केस के बारे में क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸਰ ਕਿ ਨਾ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਹਿਨੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਵਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਡਾਊਟ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੁਹਤਮਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ
ਔਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਦਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਣੇਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਿ ਮਾਮੇ ਤੇ ਭਣੇਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ 8 ਮਾਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਦੀ 3-4 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੋਕਾ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ऐसे वाक़यात आम अक्सर होते रहते हैं। 2-4 से दुनिया वाकिफ़ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। ये आज का माशरा इस हद तक गिर चुका है कि आपको जगह जगह पे ऐसे मामलात होते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं और लोग आके रिपोर्ट करते हैं। ये तो वाक़या वो हो गया जो एक आध हो गया और फिर सबके सामने आ गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। लोग आम तौर पे मुख्तलिफ़ वजूहात से डरते हैं इसको बताते हुए। तो सबसे पहले तो ये है कि जी देखें, माशरा एक अगर इज्तिमाई तौर पे देखें माशरे की जहनीत, तो माशरा बहुत नीचे अपनी वैल्यूज़ में गिर चुका है। कुछ लोगों को ऐसी हरकत और सकनात इस वजह से भी करते हैं कि वो ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं जो कि माशरे में किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसका तीसरा पहलू भी है, अगर इस शख्स को कोई ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज़ ना हो, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये किस हद तक एक जो मैं समझता हूँ कि उसकी जहनीत जो है वो अखलाकियात के निचले दर्जे तक गिर चुकी है कि अखलाकी उम्र बढ़ती गई लेकिन अखलाकी वैल्यूज़ नहीं बढ़ी, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों की उम्र जो है वो बढ़ती रहती है और साथ साथ अखलाकियात गिरती रहती है। हमने अक्सर ऐसे लोग देखे होते हैं जो कि बड़ी उम्र में जाके बहुत सख्त हो जाते हैं, कुछ गालियाँ वगैरह निकालना शुरू कर देते हैं। उनका इस तरह का मिजाज बन जाता है जो कि लोगों के लिए बाइसे ज़हमत होता है। तो देखिए, जो कोई भी इसीलिए
तो ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है ये हमेशा और हर हालत में ही काबिल मज़म्मत होती है, क्योंकि इससे आम तौर पे सच सामने नहीं आता बल्कि छुप जाता है। और अगर दूसरी बात देखेंगे, अगर ये कातिल की जहनीत की बात करें कि इसकी क्या जहनीत थी, इंसान के अंदर के जो फ्लॉज, खामियां, महरूमियां जो होती हैं वो इंसान को इस तरह का इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर कर देती हैं। देखें, इस तरह के मामला जैसे मैंने बताया कि अक्सर होते रहते हैं, माशरे में हो रहे हैं, लेकिन हर शख्स जो है वो किसी जुर्म को नहीं करता, कानून को अपने हाथ में लेके खुद फैसला नहीं करता। ये बहरहाल बहाने होते हैं। जुर्म जो है वो मुजरिम के अंदर उसकी शख्सियत में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी भी मामले को अफाम व तफहीम से सुलझा लेते हैं, जैसे कि इस मामले में भी कानून की मदद ली जा सकती थी ताकि सच सामने आए, जो भी मामलात हैं वो क्लियर हों। लेकिन हमें आम तौर पे जितने भी ये जो मुजरिम हैं इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है अपने आप को, अपने इस तरह के जो अमाल हैं उनको जस्टिफाई करने का। वो कुछ भी हो सकता है, वो बाज़ औक़ात गैरत के नाम पे हो जाता है, वो बाज़ औक़ात गुस्से गिले के नाम पे हो जाता है, वो किसी भी वजह से इनको हो सकता है। तो ये बात हमने याद रखनी है कि जो भी मुजरिम है ये उसके अंदर होता है, और किसी भी मामले की वजह से वो जब ट्रिगर करता है, यानी कि जो अंदर का जहर है, अंदर का जो गंद है, वो किसी ना किसी बहाने से बाहर आ जाता है। देखें, जब भी कोई समझता है कि उसके साथ बुरा हुआ, अब उसको एक इंसान की फ़ितरत है, देखें एक बदला लेना जो है ये इंसान की फ़ितरत में है। ये जैसे इंसान के मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात हैं, खुशी गमी, ये बदला लेना भी इंसान के अंदर होता है, ये एक जज्बा होता है। अगर कोई कानूनी सहारा लेता भी है तब भी वो शख्स बदला ही लेता है कि मेरे साथ गलत हुआ, ज़्यादती हुई, अब मैंने सामने वाले को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। कोई भी शख्स जो है किसी पे केस वगैरह करता है या फिर अगर पुलिस का कुछ सहारा लेता है तो इस वजह से नहीं लेता, उसकी जहनीत ये नहीं होती कि मैंने माशरे का भला करना है, उसकी यही जहनीत होती है कि मेरे साथ जो बुरा हुआ है अब मैंने बदला लेना है, जो कि उसका हक भी होता है। तो ये एक बहरहाल इंसान के अंदर एक जज्बा होता है। अगर तो उसका जिन माशरों में कानून की अमलदारी होती है, अगर तो उसका ये जो जज्बा है जो कि ऐन फितरी जज्बा है वो मुतमिन हो जाता है, यानी कि कानून का सहारा लेके, तो फिर तो आमतौर पे इंसान जो है वो मुतमिन हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ये नहीं होता तो फिर उसमें देखें ये सिर्फ बात है कि बाज़ औक़ात इंसान माफ़ तो कर देता है अगर कोई माफ़ करना चाहे, लेकिन अगर उसको लगे कि उसके साथ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, तो वो जो एक कसक है वो उसके दिल में हमेशा रहती है, वो किसी ना किसी सूरत में निकलती है, जैसे कि गुस्सा किसी का निकला किसी पे। तो अगर दोनों तरह हो सकता है कि अगर ये कोई जिनके मामला तय पा जाते हैं, फिर भी बहरहाल मैं समझता हूँ कि कसक जो है इनकी फैमिली में जो एक रिफ्ट है वो हमेशा के लिए रहेगी। जुर्म है उसका एक माशरे पे भी असर होता है। अगर किसी ने माफ़ कर भी दिया, किसी कातिल को माफ़ कर दिया, खुद वो मुतमिन भी हो गया, लेकिन उसमें यह है कि फिर वही जो शख्स है जिसने एक दफ़ा जुर्म किया है अब वो माशरे में घूम रहा है, बिल्कुल आज़ाद घूम रहा है, तो उससे बहरहाल माशरे पे भी असर पड़ता है, माशरे में जुर्म बढ़ता है। तो ये दोनों तरफ से ही होता है, एक तो जिसके साथ गलत हुआ उसका एंगल और दूसरा माशरे का। मैं समझता हूँ कि इसमें जब भी कोई होता है या उसकी सज़ा व जज़ा की बात करें तो दोनों एंगल्स को अगर लेके चलें कि इससे उस शख्स जिसके साथ ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसका मुदावा और इसका माशरे पे क्या असर होगा, तो अगर इन दोनों चीज़ों को लेके चलें तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ठीक तरह से जराइम पे काबू भी पा सकता है, और जिस वजह से जिस चीज़ मकसद के लिए कानून बना होता है यानी कि माशरे की इस्लाह, फिर माशरे की इस्लाह भी बेहतर तरीके से होगी। नाज़रीन, ऐसे केसेस में जहां मुद्दई भी रिश्तेदार हो और मुलजिम भी रिश्तेदार हो, अक्सर देखा गया है कि वक्त के साथ साथ दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो जाती है, किसी न किसी मुआहदे पर समझौता कर लिया जाता है और फिर लवाहिकीन भी ये मान लेते हैं कि मरने वाला तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन मुलजिम और उसके ख़ानदान को भी बचाया जाए। ऐसे फैसलों में अक्सर ख़ानदान और इलाके के लोग बीच में शामिल होकर मामलात को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसले दुरुस्त हैं या लवाहिकीन की मर्जी के खिलाफ, और क्या खूनी रिश्तों की वजह से मुल्ज़मान को सज़ा मिलने का इम्कान कम हो जाता है। आइए सुनते हैं ऐसे सुलह और समझौतों के बारे में हमारा कानून क्या कहता है।
माहिर कानून की जुबानी। अच्छा सर, ये सवाल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कानून जो हमारे फ़ौजदारी मुकदमात होते हैं उन मुकदमात में नॉर्मली जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वही उसमें मुद्दई बनते हैं। अब आप जो बात कर रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली उसमें किसी किस्म की कोई सुलह की बात होती है, पहली बात तो ये है कि सुलह की भी कानून इजाज़त देता है। अब वो कानून हमारे पास CRPC में सेक्शन 345 CRPC है, जिसके तहत जो 302 है वो एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। दो तरह के हमारे पास कंपाउंडिंग के ऑफेंसेस होते हैं। एक तो वो है जिनमें डायरेक्ट आप बग़ैर अदालत की इंटरवेंशन के जो है वो सुलह कर सकते हैं, लेकिन 302 जो है वो उस कैटेगरी का ऑफेंस है कि जिसमें आपको अदालत से लीव पहले लेनी होगी, अदालत से परमिशन लेनी होगी। अदालत इजाज़त देगी तो कंपाउंडिंग होगी, बसूरत दीगर सिला नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अब अगर कोई शख्स जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल करता है तो गैरत के नाम पर कत्ल जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें है वो कत्ल, उसका मुकदमा दर्ज होगा, उसकी प्रोसीडिंग होगी। लेकिन अगर कोई उसमें सुलह की गुंजाइश निकालने की कोशिश करेगा तो अदालत उसकी इजाज़त नहीं देगी, वो नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर स्टेट इस चीज़ में किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचती है कि ट्रायल प्रोसीड किया जाता है और इतना एक रुथलेस या बारबेरिक मैनर के अंदर कोई जुर्म किया गया होता है, तो उसके अंदर भी अदालत के पास इसके बावजूद कि उसके कानूनी वरसा जो हैं वो उसको माफ़ कर देते हैं, अदालत उसमें 311 PPC के तहत फिर भी उसको सज़ा दे सकती है, उसके साथ आगे प्रोसीड किया जा सकता है। तो ये एक पूरा हमारे पास ज़ाब्ता है, जिस ज़ाब्ते के मुताबिक हमें कानून में जो और जो वेवर है, माफ़ी का जो मामला है वो भी रेगुलेट होता है, उसके भी हालात हैं, उसकी भी हदूद व क़यूद हैं। हर केस में एक फ़्लैट सरकमस्टांस के तौर पर या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्लैंकेट प्रोवाइड कर दिया गया और एक ब्लैंकेट कंप्रोमाइज़ की इजाज़त दे दी गई है कि जो भी शख्स आएगा वो आके सुलह का बयान देगा और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। सिर्फ इसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ किसास के हवाले से लिमिटेशंस हैं कि अगर वली यानी जो मकतूल है उसका वारिस ही उसका कातिल है तो ये भी हमारा कानून है कि उसके अंदर उसको डेथ पेनल्टी अवॉर्ड नहीं हो सकती। तो उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। जो बात आपने पर्टिकुलरली पूछी है उसमें मैंने पहले जिस तरह से आपके सामने अर्ज़ किया है कि ये अदालत की तरफ से एक तो परमिशन चाहिए होगी और दूसरी बात ये कि अगर अदालत समझती है कि इसके बावजूद फसाद फिलर्स का एलिमेंट है तो अदालत उस वेवर को निगेट भी कर सकती है या उससे डिसएग्री भी कर सकती है, उसके बावजूद भी सज़ा दी जा सकती है। ये बात परसेप्शन ज़रूर है। आप जिस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं मुआफ़ी, वो सुलह के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सुलह का इख्तियार मुद्दई के पास नहीं, मुद्दई के पास सिर्फ सुलह का इख्तियार उस सूरत में है अगर मुद्दई कानूनी वारिस भी है। अगर मुद्दई कानूनी वारिस नहीं तो वो सुलह नहीं कर सकता। अब मुद्दई क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मामलात में अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं या जो आपकी एप्रीहेंशन है कि वो मुल्ज़म फ़रीक के साथ किसी किस्म की कोई भी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद तो वो अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर सकता है, अपने बयान से मुनहरफ हो सकता है और उससे के नतीजे में वो किसी को बेनिफिट दे सकता है। अब वो जो तरीक़ाकार है उसमें भी अदालत के पास ये इख्तियार है कि उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाता है, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है, फिर उसके मुहर्रिकात को भी सर्टन सर्कमस्टांसेस में देखा जाता है और उसके बाद हमारे कानून के अंदर ये चीज़ भी मौजूद है कि अगर कोई शख्स खिलाफ वाक़यात किसी किस्म की कोई शहादत देता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है। देखें, कानून तो सेफ़ गार्ड्स प्रोवाइड कर सकता है और वो कानून के अंदर वो सेफ़ गार्ड्स ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उन सेफ़ गार्ड्स के ऊपर हम किस हद तक अमल कर पाते हैं ये एक सवालिया निशान है
कि आया हम उनके ऊपर अमल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हम एक एस्पेक्ट को देखें तो बाज़ औक़ात हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दी गई, लेकिन अगर हम कोई दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद यही मुनासिब इंसाफ था। मिसाल के तौर पर अब हमारे यहाँ जो वैल्यू ऑफ दियत है, इस वक्त वैल्यू ऑफ दियत जो है वो तकरीबन 9 मिलियन के करीब पहुँच चुकी है। आज के इस दौर में अगर किसी के साथ कंपाउंडिंग की जाएगी तो वो 9 मिलियन से कम जो है वो बदले सुलह नहीं हो सकती। अब दो फरीकैन हैं, उनके दरमियान में एक मसला बना है, लड़ाई हो गई, हादसाती तौर पर भी मामलात हो जाते हैं। हम हर तस्वीर के हर रुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर केस के अंदर यही होगा कि किसी की हक तलफी होगी। अब ये भी हो सकता है कि हादसाती तौर पर कोई अक्रेंस हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद के ऊपर हो, और उस अक्रेंस के नतीजे में एक ख़ानदान के अंदर एक नफ़रत का बीज बो दिया गया। अब उस नफ़रत के बीज को अगर ख़त्म करना है, गैप को ब्रिज करना है, तो अगर आप कानूनी रास्ता जो कंपाउंडिंग का है, सुलह का, अगर आप जो रास्ता अडॉप्ट करेंगे तो वो तो 9 मिलियन पे करना पड़ेगा। अब वो 9 मिलियन अगर उसमें बच्चे हैं तो वो हर सूरत में पे करना पड़ेगा। एडल्ट होंगे तो वो उसको वेव कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में वो कभी भी वो जो मामला है सुलह वाला वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। तो उसमें जब कोर्ट्स के सामने ये बातें रखी जाती हैं कि ये इस किस्म का मामला है और इसमें एक टेक्निकलिटी की बुनियाद के ऊपर ना मुल्ज़म 90 लाख दे सकता है, उसकी इतनी पसली नहीं है, हैंड टू माउथ है, तो बाज़ औक़ात हम उसी चीज़ को जिसको आप ये कह रहे हैं कि ये एक गैर इखलाकी या एक आउट ऑफ द बॉक्स एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, तो उसी के ज़रिए से उस जो दुश्मनी है, बोन ऑफ कंटेंशन है, उसको हम ख़त्म करने का एक तरीका निकालते हैं कि गवाहान जाते हैं, वो जाके अपनी स्टेटमेंट से रिज़ाइल कर जाते हैं कि जी हमें वकूए के बारे में कुछ नहीं पता, और उससे ख़ानदानों के ख़ानदान दुश्मनियों से बच जाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अब उसका इस्तेमाल किस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से किया जा रहा है, ये उस केस में जो मखसूस हालात होंगे उनके मुताबिक देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं कहता हूँ कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अदालत ने हर चीज़ के ऊपर सेफगार्ड ज़रूर रखे हैं, तो वो उन सेफगार्ड्स को इस्तेमाल करना कब चाहेगी वो उस केस के मरूज़ी हालात के मुताबिक हो। नाज़रीन, माहिर कानून की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आइए जानते हैं पुलिस का मौक़िफ़। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नश्तर मलक मुर्तज़ा के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने मामूली सी बात पर अपने बहनोई का कत्ल किया। मज़ीद तफ्तीश जारी है और वजह भी पुलिस की तहकीकात में सामने लाई जाएगी। नाज़रीन, आपने इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तफसीलात सुनी। रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए एक भाई ने अपने ही बहनोई और तायाजाद भाई को मामूली सी बात पर कत्ल कर दिया। माहिर कानून ने बताया कि ऐसे केसेस में सुलह और समझौते अक्सर इंसाफ की राह में रुकावट बनते हैं, जबकि पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में वाज़िया किया कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, आला कत्ल बरामद कर लिया गया है और तमाम शवाहिद की रोशनी में मजबूत चालान मुरतब किया जा रहा है। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब रिश्ते ही खून के प्यासे बन जाएं तो माशरे में अमन व अमान और सुकून कैसे कायम रह सकता है। कानून की गिरफ्त मजबूत और इंसाफ बिला इम्तियाज़ फराहम किया जाए, तभी
ऐसे जराइम का सद्देबाब मुमकिन है। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।